हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 कक्षा 11वीं की समाज विज्ञान का, जिसका नाम है जी भारतीय संविधान में अधिकार। और हम करने वाले हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको देखो ये बात पता ही है कि जब मैं वीडियो बनाकर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलता हूँ ना, तो समझ जाना कि जी जो भी आपका क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर के अंदर से, वो इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। ये बात मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि अगर 3 मार्क्स 4 मार्क्स और 5 नंबर का कोई भी क्वेश्चन बनता है ना इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो इसी पीडीएफ के अंदर से होगा। और रही 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में एमसीक्यू की वीडियो दे रखी है सेम चैप्टर की, वो देख लेना। एकदम एक एक मार्क्स का जो क्वेश्चन है ना, वो क्लियर हो जाएगा। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 मार्क्स, और ये जब मैं एमसीक्यू की वीडियो बनाता हूँ ना, तो कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाता हूँ, तो उसमें 1 मार्क्स का तो कवर होगा ही होगा, और 2 मार्क्स के अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट से समझाता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बता देता हूँ कि हाँ जी ये वाला आंसर सही है, ये वाला इस पर टिक लगा लो, ऐसे नहीं बताता। कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तो वहाँ पर वो देख लेना। और देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करके जाते हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि अगर आपने चैप्टर नहीं समझा और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हो, तो ये वाली वीडियो स्किप करने की गलती मत करना। ठीक है जी, है ना। क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जैसे मौलिक अधिकार और नीति निषेध तत्व में अंतर। बट एक्चुअल में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि ये क्वेश्चन और किस किस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। या जितने भी क्वेश्चन लिखवाए हैं, है ज़्यादा नहीं, 10 क्वेश्चन भी नहीं होंगे टोटल मिला के। बट बेसिकली देखो 11 क्वेश्चन है, और ये तो एक 2 मार्क एक एक डेफिनेशन समझ लो, ये छोटी सी डेफिनेशन है। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन है, बट ये मैं बताऊंगा कि एक क्वेश्चन किस अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो वीडियो स्किप मत करना, और बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हमारा नाम मेन पॉइंट स्टडी 11th आर्ट्स है, स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा होगा। वहाँ पर जो नोट्स होती है, पीडीएफ होती है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, मेरे को एमसीक्यू वगैरह पूछने होते हैं, वीडियो के लिंक होते हैं, सारे के सारे मैं वहीं पर डालता हूँ। ठीक है, 2000 बच्चे वहाँ पर होने वाले हैं, तो आप उन्हें ज्वाइन कर लेना। चलो जी, तो अब सबसे पहले तो हम अधिकार का मतलब समझ लेते हैं। मैंने बोला ना, पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको, तो ईजी रहेगा आपके लिए। देखो अधिकार क्या होता है। अधिकार है ना वो हक होते हैं जिसके बिना कोई भी बंदा या कोई भी आदमी जीवित नहीं रह सकता। वो इन अधिकारों की मांग करता है, और भारत में कानून के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, और इन अधिकारों की रक्षा भी करी जाती है। ठीक है जी, दोबारा से मैं लाइन बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अधिकार हक होते हैं जिसके बिना कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। वो उन हक की या अधिकारों की मांग करता है, और भारत में कानून के समक्ष अधिकार दिए जाते हैं तथा उनकी रक्षा करी जाती है। उदाहरण के लिए हमारा समानता का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार यानी स्वतंत्रता के बिना तो कोई भी बंदा जीवित नहीं रह सकता, और इसकी मांग भी करी जाती है स्वतंत्रता की। और इसीलिए भारत का जो संविधान है, उसने स्वतंत्रता का अधिकार दिया है लोगों को, और साथ में उसकी रक्षा भी करता है। कोई भी आपके स्वतंत्रता का अधिकार को आपसे नहीं छीन सकता। ठीक है, चलो। अब अधिकार है ना, दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं साधारण अधिकार, और एक होते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है ना बहुत ही ज्यादा मेन अधिकार होते हैं। ठीक है, और संविधान में बिल्कुल अलग से मौलिक अधिकारों के बारे में बता रखा है। आपको पता है ना, हमारे 6 मौलिक अधिकार है। कौन कौन से अधिकार है इसके बारे में बिल्कुल आराम से बताऊंगा मैं, अभी नीचे क्वेश्चन आएगा। पर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में नाम उनके जरूर बताना। तो पहला क्वेश्चन यही है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्व में अंतर बताइए। ठीक है, आंसर मैंने लिख रखा है, बट पहले तो चलो नीचे आ जाते हैं। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ पहले, मौलिक अधिकार और नीति निर्देश तत्व होते क्या है। देखो मौलिक अधिकार तो आपको समझ आ गया, वो अधिकार जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं उनको हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, हमारे संविधान में अलग से मौलिक अधिकार बताए गए हैं। अच्छा, नीति निर्देश तत्व क्या होते हैं। नीति निर्देश तत्व हमारे कोई अधिकार नहीं है, ये वो चीजें हैं जो सरकार को करनी चाहिए, बट अगर सरकार नहीं करती तो सरकार पर आप केस नहीं कर सकते। ठीक है, पर हाँ अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन करती है ना सरकार, मान लो आपसे भेदभाव करती है, आपकी स्वतंत्रता छीनती है, तो आप केस कर सकते हो। पर अगर मैं समझाता हूँ, नीति निर्देश तत्व में आ जाता है जैसे कि पेंशन। मान लो आपकी फैमिली के अंदर कोई 60 साल से ऊपर है, 65 साल का कोई पर्सन है, आपकी दादा दादी है मान लो आपके, तो उनकी पेंशन नहीं आई 2 महीने से। ठीक है, क्या आप सरकार पे केस कर सकते हो? द आंसर इज नहीं। आप कोर्ट में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये आपका अधिकार नहीं है। नीति निर्देश तत्व सरकार को करने चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि अगर सरकार ना करे तो आप केस कर सकते हो। मान लो आपके ना रोड पे, आपके घर के सामने रोड हर हमेशा ना एमसीडी की सफाई वगैरह होती है, 2 दिन से नहीं हुई, तो आप क्या केस कर सकते हो? अदालत में जा सकते हो? आंसर इज नो, आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये नीति निर्देश तत्व है।
ठीक है जी। तो नीति निर्देश तत्व के हनन होने पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते, परंतु मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो। इसका एग्जाम्पल और दे देता हूं, जैसे मिड डे मील हो गया। ठीक है जी। अब देखो, मिड डे मील ऐसी चीज़ है जो स्कूल में प्रोवाइड करी जाती है। अब मान लो कोई बच्चा, मिड डे मील आपको पता है ना, वो जो दोपहर का खाना जो होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल में है ना, दोपहर का खाना जो होता है वो दिया जाता है। ठीक है। बच्चों को दिया जाता है। बेसिकली शहरों वाले इलाके में इसका इतना रिलेवेंस नहीं है, बट बहुत जो गांव के इलाके होते हैं ना, जहाँ पर बच्चों को पेरेंट्स जो है वो कमाने के लिए भेजते हैं ताकि खाना आ पाए घर पे, तो बच्चों को स्कूल में जो सरकार है वो फूड वगैरह देती है ताकि वो बच्चा स्कूल आता रहे। ठीक है। तो जो मिड डे मील है, अगर मान लो 2 दिन तक मिड डे मील नहीं आया किसी स्कूल में, तो क्या कोई बच्चा या उनका टीचर जो है केस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि मिड डे मील एक ऐसी चीज़ है जो सरकार को करनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सरकार ना करे तो आप केस कर सकते हो। ठीक है, चलो समझ आ गया ना बेसिक चीज़ें। अब आते हैं जी डिफरेंस पे मेन, कि मौलिक अधिकार, पहला पॉइंट यह है कि मौलिक अधिकार सरकार को कुछ चीज़ें करने से रोकता है। ठीक है। देखो, मैंने बताया ना आपको कि सरकार आपसे भेदभाव नहीं कर सकती, समानता का अधिकार। सरकार आपसे स्वतंत्रता नहीं छीन सकती, आपकी स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा सरकार है वो आपसे धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकती, है ना, या आपको फोर्स नहीं कर सकती आपको यही धर्म अपनाना है या यही धर्म अपनाना है ना। धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, तो यानी जो एक तरह से जो हमारा मौलिक अधिकार है ना, वो हमारे सरकार को कुछ काम करने से रोकता है। ठीक है, या गलत काम करने से या मौलिक अधिकार को हनन करने से रोकता है। ठीक है जी। बट नीति निर्देश तत्व क्या होते हैं? नीति निर्देश तत्व सरकार को कुछ चीजें करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है। बेसिकली सरकार को बोला जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा मिड डे मील दो, आप पेंशन टाइम पे दो, आप साफ सफाई रखवाओ, ये बोला जाता है। तो समझ आ गया आपको? जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, वो सरकार को कुछ काम करने से रोकते हैं कि जी सरकार भेदभाव नहीं कर सकती, रोकता है ना वो बेसिकली। क्यों? अच्छा, सरकार भेदभाव क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमारा एक मौलिक अधिकार है जो है जी समानता का अधिकार, के सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। और नीति निर्देश तत्व में मैंने आपको बताई दी, तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया होगा कि ये कुछ चीज़ें करने से रोकती है, बट नीति निर्देश तत्व जो है वो सरकार को प्रोत्साहित करती है कुछ चीज़ें करने के लिए। अब देखो, सेकंड पॉइंट तो आपको समझ आ ही गया होगा, ये तो बहुत ईजी है, कि जो मौलिक अधिकार होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, यानी आप कुछ गलत करोगे तो केस हो सकता है। बट सकारात्मक होते हैं हमारे नीति निर्देश तत्व, क्योंकि सरकार को प्रोत्साहित करते हैं, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, कि सरकार को ये काम करने चाहिए। तो समझ आ गया ना? ओके। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ना, उनके हनन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो, ये बात मैं आपको बता चुका। बट नीति निर्देश तत्व ना मिलने पर आप अदालत में नहीं जा सकते। मैंने बताया ना, मिड डे मील नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोर्ट में जा सकते हो। नेक्स्ट है कि संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, और जो हमारा भाग 4 है संविधान का, उसमें नीति निर्देश तत्व के बारे में बता रखा है। ठीक है, ये भी डिफरेंस है एक। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति से संबंधित होते हैं, नीति निर्देश तत्व जो होते हैं वो समाज से संबंधित होते हैं। मैं समझाता हूं कैसे। मिड डे मील क्या सिर्फ एक बंदे को मिलेगा? पेंशन क्या किसी एक बंदे को मिलेगी? अगर रोड साफ हो रही है तो सिर्फ क्या आप ही के घर के आगे की रोड साफ होगी? नहीं, सबके घर के आगे की होगी। सबको मिड डे मील मिलेगा, सबको पेंशन मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो नीति निर्देश तत्व होते हैं ना, वो समाज के कल्याण के लिए होते हैं। बट अगर मौलिक अधिकार देखा जाए ना, तो वो एक तरह से व्यक्तिगत होते हैं। अब देखो, व्यक्तिगत कैसे होते हैं? अब जैसे मान लो कि आप सिर्फ आप ही के साथ भेदभाव हो रहा है ना, तो आप कोर्ट में जा सकते हो। यानी अब देखो, ऐसे तो होगा नहीं कि भेदभाव पूरी एक साथ ही सबके साथ, तो ऐसा नहीं होता। एक पर्सन के साथ भेदभाव हो रहा है, मान लो पुलिस वाले आपको घर से उठाकर ले जाते हैं, तो आपकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो सिर्फ आपकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। तो यानी मौलिक अधिकार है ना, व्यक्ति व्यक्ति के लिए होते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार किसी एक बंदे के लिए होते हैं, परंतु जो नीति निर्देश तत्व है ना, वो पूरे समाज के कल्याण के लिए है ना। समझ आ गया? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो कि मौलिक अधिकार व्यक्तिगत होते हैं एक, पर जो नीति निर्देश तत्व होते हैं वो समाज के होते हैं। चलो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हो चुके हैं, इसका मतलब है मौलिक अधिकार हमारे संविधान में है। ठीक है जी, 6 मौलिक अधिकार है, आपको पता है। बट नीति निर्देश तत्व जो है वो सरकार अभी लागू करवाने हैं। अब आप बोलोगे सर हो तो गए, मिड डे मील मिल तो रही है। अरे इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे नदियां वगैरह को साफ करवाना, ये मिली नहीं है अभी तक, करवानी चाहिए हमें, या हो रही है। बट ऐसा नहीं है कि अभी से स्टार्ट हो गया। जैसे नदी, बहुत सारी नदियां हैं जो गंदी पड़ी है अभी, है ना। तो कुछ नीति निर्देश तत्व में पेंशन आ गया, रोड की सफाई हो गई, या पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अब देखो दिल्ली में हूँ मैं, तो पॉल्यूशन फ्री, अब दिवाली, अब देखना कल क्या होगा, है ना। तो समझ आ गया ना बेसिकली आपको। जो नीति निर्देश तत्व जो होते हैं ना,
वो बेसिकली वो चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी हो चुकी है, बट अभी भी बहुत सारी रहती है नीति निर्देश तत्व में, तो अभी लागू करवाना बाकी है उनको, ये आप कह सकते हो। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। बहुत टाइम लेके समझा रहा हूँ मैं, ओके। अगर कुछ बच्चों को ऐसा लगे मैं बहुत स्लो समझा रहा हूँ तो वीडियो को आगे स्किप मत करना, वीडियो की स्पीड फास्ट कर लेना, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि मौलिक अधिकारों में आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार कौन सा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, हमारे 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो उसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार कौन सा है, वो जो है हमारा है जी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। हमारे 6 मौलिक अधिकारों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अधिकार यही है। जैसे कि आप कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर स्वतंत्रता का अधिकार इंपॉर्टेंट है ना। तो आपने कैसे बोल दिया सर संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो आप अपनी तरफ से मत लिख देना कि सर इसमें तो ये बोला है कि आपके अकॉर्डिंग, तो सर हम तो कुछ भी लिख सकते हैं। नहीं बच्चे, आंसर यही लिखना है, सबसे इंपॉर्टेंट संवैधानिक उपचारों का अधिकार ही है। मैं समझाता हूँ क्यों। मैंने अभी अभी बोला आपको कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर आप कोर्ट में जा सकते हो। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है, ये इसी मौलिक अधिकार के अंदर लिखी हुई है। देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, क्योंकि यह दूसरे मौलिक अधिकारों को संरक्षण देता है, सुरक्षा देता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। एक मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, हृदय और आत्मा किसको कहा है हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने। इसके अंतर्गत हर नागरिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन किए जाने पर सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। और उसके बाद है ना, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ना कुछ फैसला सुनाती है जिसको रिट कहा जाता है। अब वो फैसले कौन कौन से हैं और किस केस में क्या फैसला सुनाएगी सरकार, न्यायालय, वो भी हम बात करेंगे। बट ये बात तो आपको समझ आ गई ना कि सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा अधिकार होता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आप थोड़ा सा ऊपर आते हैं, इसके नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकार का हनन होने पर न्यायालय जो है वो कौन कौन से रिट जारी कर सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से रिट जारी कर सकती है। न्यायालय जो है वो ये सारे के सारे रिट जारी कर सकती है। कौन सा? पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, अधिकार प्रच्छा, उत्प्रेषण रिट। अब ये क्या क्या होता है इसके बारे में लाइन वाइज पढ़ते हैं। इसका देखो अलग से 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि परमादेश क्या है, निषेधादेश क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। तो पहले बंदी प्रत्यक्षीकरण पढ़ते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देती है, ठीक है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का आदेश दे सकती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मान लो कि आपको है ना पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं बिना किसी वजह के, ठीक है। तो अब आप बोलोगे कि ये तो मेरी स्वतंत्रता की हानि है, मेरे स्वतंत्रता के अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप कोर्ट में जाओगे, ठीक है। अब कोर्ट वाले देखेंगे कि हाँ यार सच में ये तो, इसको तो सीधा गलती, मतलब बिना किसी बात के उठा लिया गया। तो न्यायालय उस समय क्या बोलेगा कि मैं बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा रहा हूँ। यानी न्यायालय ये बोलेगा कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है, यानी मान लो आपको जो उठा कर ले गई थी पुलिस, वो गैर कानूनी तरीके से लेकर गई थी और असंतोषजनक था, आपने कोई अपराध वगैरह नहीं किया, तो वो आपको छोड़ने का आदेश दे सकती है। इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो यानी अगर आपको कोई भी पकड़ के ले जाता है या कुछ भी पकड़ के ले जाता है गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, तो जो न्यायालय है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण लगाकर आपको छुड़वा सकती है, ठीक है, छोड़ने के लिए बोल सकती है। दूसरा है जी परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को यह लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा और इससे दूसरे व्यक्तियों के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं समझाता हूँ। मान लो कि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम देने जाता हूँ, वहाँ पर मैं देखता हूँ कि ना एक टीचर जो है वो एक बच्चे को चीटिंग करवा रहे हैं, ठीक है, या एक ऑफिसर जो है वहाँ पर एक बच्चे को चीटिंग करवा रहा है। अब उस बच्चे की जॉब लग जाएगी और उसकी वजह से मेरे जैसे बच्चे जो पढ़कर जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, वो तो पीछे हट जाएंगे। तो एक्चुअल में वो जो ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, अपने सार्वजनिक पदाधिकार का फायदा उठा रहा है वो, है ना। तो वो गलत काम कर रहा है, तो यही बात लिखा है, अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा, गलत काम कर रहा है। तो क्या हो सकता है कि उसके खिलाफ जो सरकार है वो एक परमादेश लगा सकती है, उस पर कार्यवाही कर सकती है, ठीक है, क्योंकि इससे मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। क्या, कौन सा मौलिक अधिकार? समानता का अधिकार। फिर मैं और वो बच्चा जिसकी वो ऑफिसर हेल्प कर रहा है वो दोनों समान नहीं है ना, उसको ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हो कि वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, उसको आंसर बताए जा रहे हैं, मेरे को नहीं बताए जा रहे,
क्लियर हो गया। तो अगर सरकार सरकार बोल रहा हूँ, न्यायालय याद रखना, न्यायालय। अगर कोर्ट ये देखता है कि कोई ऑफिसर जो है अपना काम जो है, सरकारी ऑफिसर ढंग से नहीं कर रहा, गलत काम कर रहा है, अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रहा, तो उस व्यक्ति और उससे दूसरे व्यक्तियों के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, प्रभावित हो रहे हैं, तो सरकार जो न्यायालय है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है, परमादेश लगा सकती है। दूसरा है निषेध आदेश। निषेध आदेश का क्या मतलब है? ये बड़ा सिंपल है कि अगर कोई छोटी अदालत, निचली अदालत, जैसे आपको पता है बहुत सारी अदालत है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, फिर हाई कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। अगर मान लो नीचे की अदालत, जैसे मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कोर्ट जो है कोई फैसला सुनाती है, ठीक है, और वो कोई गलत फैसला सुनाती है, तो जो ऊपर की कोर्ट है यानी हाई कोर्ट है, उस पर निषेध आदेश लगा सकती है, यानी उसके फैसले को रोक सकती है। मान लो आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, बट आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप गए, वहाँ पर आपको फांसी का वो सुना दिया जाता है, जबकि आपने कुछ नहीं किया, फिर आप हाई कोर्ट में गए, तो हाई कोर्ट आपके फैसले को रुकवा सकता है निषेध आदेश बोलकर, ठीक है जी, यानी नीचे वाली कोर्ट का फैसला बदल सकता है। चलो नेक्स्ट वाले पे आते हैं। अधिकार पच्छा क्या है? जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई भी कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार पच्छा आदेश देकर अधिकार परीक्षा के द्वारा उस पद पर कार्य करने से रोक देता है। इसका मतलब क्या है? मान लो कोई पर्सन है जिसके पास जो ग्रेजुएट नहीं है या 12th पास भी नहीं है, वो आईएएस बन गया, लेट्स एज्यूम बन जाता है, मान लो गलती से है, जैसे मर्जी घूस घूस दे के, कैसे, वैसे तो इम्पॉसिबल है आईएएस के एग्जाम में, बट बन गया मान लो कैसे भी। तो अब क्या है कि जो न्यायालय है वो एक अधिकार परीक्षा लगाएगी और उस बंदे पर कार्रवाई करी जाएगी और उसे उसकी जॉब से हटाया जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसको नियुक्त जो है वो गलत तरीके से किया गया है, उस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, उसने इतनी पढ़ाई नहीं करी कि वो आईएएस बने, है ना एग्जाम दिया है, तो उसको हटा दिया जाएगा। तो उसके लिए कौन सा अधिकार, तो उसके लिए कौन सा रिट लाएगी? हमारी न्यायपालिका अधिकार पच्छा, ठीक है जी। चलो समझ आया ना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को आंसर बताना। मान लो कि मेरे को है ना, अभी मेरे को मेरे घर से पुलिस उठाकर ले जाती है बिना किसी बात के, बिल्कुल गलत तरीके से उठाकर ले जाती है, और मैं कोर्ट में जाके कोई केस करता हूँ, तो कोर्ट जो है वो कौन सा रिट जारी करेगी, वो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक हम उत्प्रेक्षण के रिट पे आते हैं। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तब न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसके ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देती है। इसका मतलब क्या है? मान लो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, अपनी औकात से बाहर, मतलब मान लो कोई इंटरनेशनल मामला है, ठीक है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट संभाल रही है, जबकि उसके पास नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल मामले जो होते हैं, मान लो टेररिज्म से मामला है, तो वो सीधा बड़ी कोर्ट में जाना चाहिए, बट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उस पर फैसला सुनाती है। तो सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है कि नहीं जी, रुक जाओ, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का काम नहीं है, ये हमारे पे ट्रांसफर कर दो ये वाला केस। तो उस पर उत्प्रेक्षण रिट, यानी अगर जो कोई भी सरकारी अधिकारी या कोई भी निचली अदालत अगर अपने कार्य से बाहर निकलकर कोई फैसला वगैरह सुनाती है, तो जो ऊपर की अदालत होती है या न्यायपालिका होती है, वो उसे रोक सकती है और उसका मामला अपने अंडर कर सकती है, उसका केस अपने ऊपर हस्तांतरित कर सकती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलो, तो यानी हमारे कौन कौन से क्वेश्चन हो गए? बेसिकली हमारा पहला तो ओके, पहले दोनों क्वेश्चन हो गए हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि आरोपी के अधिकार बताइए। एक आरोपी जो होता है उसके कौन कौन से अधिकार हैं, ये रेजी उसके आरोपी के अधिकार। तो पूरा मैंने आपको बताया था ना, प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है। देखो प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना। अगर 5 में से 4 नंबर आ रहे हैं ना आपके, तो 1 नंबर प्रेजेंटेशन का ही कट रहा है, तो उसको मत कटने दो बस। आरोपी या अभियुक्त के अधिकार नीचे निम्नलिखित है। कौन कौन से अधिकार है? पहला है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा सज़ा नहीं मिलेगी, ये पहला अधिकार है उसका। मान लो कि किसी पर्सन ने कुछ गलत किया हो, उसे मान लो 4 साल की सज़ा है, 4 साल की सज़ा बिताकर वो बाहर निकला तो पुलिस वाले कहते चलो जी अंदर चलो। कहते जी क्यों, मैंने तो सज़ा भुगत दी। कहते नहीं जी, दोबारा से चलना है अब आपको। किस केस में? सेम केस में। तो ये नहीं कर सकते आप, ठीक है, ओके। दूसरा है कि कोई भी कानून किसी भी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकता। इसका क्या मतलब है? जैसे आपको पता है कि इस टाइम जो है वो क्रैकर्स बैन है दिल्ली के अंदर, है ना, दिल्ली के अंदर पटाखे वगैरह बैन है। आप चलाते हो तो फिर कुछ पुलिस कार्रवाई होती है और वो चालान वगैरह भी होता है। अब है ना, मान लो इस बार आपने कोई पटाखे नहीं फोड़े, पुलिस वाले फिर भी आपके घर आते हैं, कहते हैं आज से 3 साल पहले या 4 साल पहले या 10 साल पहले आपने पटाखे फोड़े थे, चलो जेल में।
तो ये भी नहीं कर सकती सरकार, ठीक है। यानी कोई पिछला जो कानून, पिछली तारीख का कोई भी अपराध है ना, उस पर कोई भी वो आपको वो नहीं कर सकती, परेशान नहीं कर सकती, ठीक है। ओके जी। नेक्स्ट है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, ये इसका मतलब मैं समझा देता हूँ, ये बहुत बच्चे समझ रहे होंगे सर इसका मतलब क्या है, इस पॉइंट का मतलब समझ नहीं आया होगा। देखो, इसका मतलब यह है कि कोई भी बंदा अपने खिलाफ जो है वो एक तरह से साक्ष्य नहीं बन सकता। मैं समझाता हूँ आपको कैसे। मान लो आपने कुछ भी नहीं किया, ठीक है। आप अब आप पे गलत कार्रवाई हो जाती है, पुलिस वाले पकड़ को ले जाते हैं आपको और डंडे डंडे मारते हैं। अब आपने कुछ नहीं भी किया ना, तब भी आप बोलोगे हाँ हाँ मैं नहीं करा, मैंने मारा है, मैंने ही कुछ किया है। अब न्यायालय के पास आप जाओगे, फिर बोलोगे नहीं ये तो मेरे को मार रहे थे, मैंने तो बचने के लिए मना कर दिया। तो इसलिए ना, जो भी हमारा अपराधी होता है ना, उसकी कभी जो है साक्ष्य उसको माना ही नहीं जाता, उसकी बात सुनी ही नहीं जाती, उसकी बात का कोई साक्ष्य नहीं माना जाता। वो खुद के खिलाफ कार्रवाई, वो खुद के खिलाफ एक तरह से आप कह सकते हो कि साक्ष्य नहीं दे सकता। वो ये नहीं कह सकता हाँ जी मैंने ही करा है, गलत गलत है, उसका इतना मानने नहीं जाएगा। एक्चुअल में जो एक तरह से विटनेस होंगे या जो भी पूरी कार्रवाई होगी उसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ठीक है। पूरी जांच पड़ताल होगी, उसी के बाद देखा जाएगा, उसकी बात पर जल्दी बिलीव नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। क्लियर हो गया आपको? ओके जी। अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। मौलिक अधिकार और अन्य अधिकारों में अंतर बताइए। मैंने आपको बता दिया मौलिक अधिकार तो बहुत ज़्यादा मेन होते हैं हमारे संविधान में, इसको बिल्कुल स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है 6 मौलिक अधिकारों को। उसके अलावा कुछ अन्य अधिकार भी होते हैं, तो उन अन्य अधिकारों के बारे में भी हम देखेंगे, उन दोनों में डिफरेंस देखते हैं। आ जाओ जी नीचे। तो ये देखो, सेम लाइन मैंने ऊपर लिखी हुई है कि मौलिक अधिकार और साधारण अधिकारों में अंतर नीचे निम्नलिखित है। ये वही है, एक तरह से प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए। तो पहला पॉइंट क्या है कि मौलिक अधिकार हमारे अन्य अधिकारों से भिन्न है। जहां साधारण कानूनी अधिकारों को सुरक्षा देने और लागू करने के लिए साधारण कानूनों का सहारा लिया जाता है, वहीं मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। यानी जो नॉर्मल कानून होते हैं ना, हमारे साधारण कानून होते हैं, उनके द्वारा साधारण अधिकारों को एक तरह से आप कह सकते हो को बचाया जाता है, सुरक्षा प्रदान करी जाती है, परंतु मौलिक अधिकार की सुरक्षा संविधान खुद करता है। तो पहला पॉइंट तो ये है कि जो हमारे साधारण अधिकार होते हैं ना, उनकी सुरक्षा साधारण कानूनों द्वारा करी जाती है, परंतु मौलिक अधिकार की सुरक्षा जो है वो किसके द्वारा करी जाती है? मौलिक अधिकार की सुरक्षा संविधान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामान्य अधिकार को संसद कानून बनाकर परिवर्तित कर सकता है बहुत ही आसानी से, लेकिन मौलिक अधिकार में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मान लो किसी कैद, मतलब मान लो कि सरकार ये चाहती है कि अब से कोई मर्डर करे ना तो उसकी सज़ा जो है वो 5 साल से 10 साल हो जाए, ठीक है। क्या कर सकती है सरकार? बिल्कुल कर सकती है, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसको करना। पर अगर ये बोला जाए कि अब से भेदभाव होगा, मतलब किसी को जाति के नाम पे भेदभाव होगा किसी के साथ, या धर्म के नाम पे भेदभाव होगा, अगर ये चीज़ सरकार को करवानी है ना तो संशोधन करना पड़ेगा। ऑल्दो नहीं होगी ये चीज़, आपको पता ही है, हम क्यों चाहेंगे कि हमारे देश के अंदर किसी भी तरह का भेदभाव हो। बट मैं बता रहा हूँ आपको कि मान लो कि अगर जो है कि अगर मान लो आपको मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना है ना, तो सबसे पहले आपको संविधान चेंज करना पड़ेगा, ये बताना चाह रहा हूँ मैं इसमें, ठीक है जी। चलो, बाकी सामान्य अधिकारों को तो आप सामान्य कानून, संसद द्वारा कानून बनाकर चेंज कर सकते हो, बट अगर आपको मौलिक अधिकार में कुछ चेंज करना है ना, तो पहले संविधान चेंज करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं कर सकता। ना कार्यपालिका, ना कार्यपालिका, ना विधायिका, ना ही न्यायपालिका, कोई भी आपके मौलिक अधिकार के खिलाफ नहीं जा सकती, आपके मौलिक अधिकारों को हनन नहीं कर सकती। चलो, अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक या आधार माना जाता है, तर्क सहित सिद्ध करे। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सबसे ज़्यादा मेन माना जाता है, ऐसा क्यों है? अब आ जाते हैं नीचे, ठीक है जी। ये रहा, एक लोकतांत्रिक देश में प्रत्येक नागरिक महत्वपूर्ण होता है, उसको मत, धर्म, विचार मानने की आज़ादी, यानी कोई भी धर्म वो मान सकता है। लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, इसीलिए ही इस अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो कौन सा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको लोकतंत्र का प्रतीक क्यों माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का तंत्र, और
लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक महत्वपूर्ण है, उसका धर्म महत्वपूर्ण है, उसकी आज़ादी महत्वपूर्ण है, और जिस देश के अंदर लोगों को धार्मिक आज़ादी दी जाती है वही असली लोकतंत्र है और लोकतंत्र का प्रतीक है। ठीक है। अच्छा, क्या क्या चीज़ें आती है हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में? कि किसी भी धर्म को मानने एवं प्रचार करने की आज़ादी होगी, सर्वजन हिताय यानी धार्मिक समुदाय बनाने की आज़ादी होगी। ठीक है। मतलब कोई भी धार्मिक पूजा वगैरह या जो भी कीर्तन वगैरह आप करना चाहो, है ना, वो कर सकते हो आप। धर्म विशेष के लिए कर देने की आज़ादी होगी, मतलब आप अगर चाहते हो कि अलग से कुछ टैक्स वगैरह देना चाहते हो या अलग से मंदिर को डोनेशन देना चाहते हो, मस्जिद को देना चाहते हो, वो आप दे सकते हो। नेक्स्ट है कि स्कूल और कॉलेज में धार्मिक शिक्षा पर पाबंदी करी जाएगी, यानी देश के अंदर क्या है कि कोई भी धार्मिक जो शिक्षा है वो नहीं दी जाएगी स्कूल और कॉलेज के अंदर। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। तो बेसिकली धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो लोकतंत्र का प्रतीक है, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब ही होता है जहाँ पर लोगों को आज़ादी हो अपना धर्म मानने की या अपनी चीज़ें मानने की। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, राष्ट्रीय मानव अधिकार पर टिप्पणी लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो एक सीधा बॉक्स है, ये बुक का ही है ये। कि पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारा मानव अधिकार है ना, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ये 1993 में बनाया गया था। इसके मेंबर के अंदर अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानव अधिकार से संबंधित जो ज्ञान रखने वाले जो लोग होते हैं उनके 2 सदस्य, यानी बेसिकली आप कह सकते हो इसके 4 हेड होते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज, रिटायर्ड जज, और हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज, तथा मानव अधिकार से जुड़े हुए 2 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, चलो अब क्या क्या काम करती है मानव अधिकार के कार्य, राष्ट्रीय मानव अधिकार के कार्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? सबसे पहले मानवाधिकार का उल्लंघन की शिकायतें मिलने पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग स्वयं अपनी पहल पर या किसी पीड़ित व्यक्ति की याचिका पर जांच कर सकता है। मतलब सबसे पहले तो मानवाधिकार खुद भी जो है वो अपनी जांच पड़ताल कर सकता है कि इनके साथ कुछ गलत हो रहा था या नहीं हो रहा था। नेक्स्ट है कि जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करने जा सकता है। बेसिकली जो हमारा मानवाधिकार है वो दे सकता है कि जी जेलों में जो बंदी हैं उनके साथ ज़्यादा गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पॉइंट मेरे को कभी भी जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि यार बाहर जो लोग हैं उनका सुन लो, जो बंदा मर्डर करके जेल में बैठा हुआ है तुम्हें उसके अधिकारों की चिंता है ना। तो बट ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो समझ आ गया ना बेसिकली, बट फिर भी ये मानव अधिकार वाले लोग कहते हैं नहीं जी वो भी इंसान है, उनका भी अधिकार है। ठीक है, चलो उनकी बात मानी। नेक्स्ट है कि जो मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध कर सकता है, यह या शोध को प्रोत्साहित कर सकता है, यानी मानवाधिकार के मानव के राइट्स के बारे में मान लो अवेयरनेस फैलानी हो या शोध वगैरह करना हो, रिसर्च वगैरह करनी हो तो वो भी कर सकता है। और अगर कोई रिसर्च कर रहा है तो उसको फंड वगैरह कर सकता है, उसको प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक है, चलो अब आते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओके, नागरिक के मौलिक कर्तव्य बताइए और इन्हें किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये राजी आंसर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरे को लगता है इस बार तो ये वाला क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा सीधा 5 नंबर में कि नागरिक के मौलिक कर्तव्य बताइए। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो वो जो आगे वाला क्वेश्चन था ना कि कब ऐड किया गया था, तो 1976 में 42 संशोधन संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की सूची बनाई गई थी, जो हमारे अनुच्छेद 51 में लिखी गई है। ओके, इसके अंतर्गत नागरिकों के 11 मौलिक कर्तव्य हैं, पर आपको 11 के 11 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6 लिख दोगे वो भी चलेगा। आपको आपसे पूछा ही जाएगा कि कुछ मौलिक कर्तव्य बताइए, तो कुछ में 6 बहुत है। पहला क्या है कि संविधान का पालन करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। ठीक है जी, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो राष्ट्रगान पर कहते हैं जी खड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ लोग राष्ट्रगान सुन के खड़े नहीं होते। एक कंट्रोवर्सी मैंने सुनी थी जिसमें क्या होता है कि सिनेमा हॉल में कुछ लोग जो हैं वो राष्ट्रगान पे खड़े होने से मना कर देते हैं, है ना। बच्चे देखो अभी आप स्कूल में हो, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि देश से बड़ा कुछ नहीं होता। ठीक है, जो बंदा अपने देश की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता राष्ट्रगान की, देखो हाँ अगर कोई ऐसा पर्सन है जिनसे खड़ा नहीं हुआ जाता तो यार ये तो फिर नॉर्मल सी बात है, वो नहीं कोई बात नहीं चलता है, बट जो बिल्कुल सही है पर्सन उसको तो खड़ा होना चाहिए ना। ठीक है, तो क्योंकि देश से बड़ा कुछ भी नहीं है। देखो हम, ओके मैं समझाता हूँ आपको। शायद आप बहुत अलग अलग भाषा, मतलब बहुत अलग अलग स्टेट से ये वीडियो देख रहे होगे, आप बंगाल से देख रहे होगे, है ना, आप क्या पता पंजाब से देख रहे होगे। बहुत सारे लोगों को शायद मेरी हिंदी समझने में दिक्कत आ रही होगी, बहुत सारे बच्चे साउथ से भी वीडियो देखते हैं हमारे, है ना। तो हमारे में कुछ भी कॉमन नहीं है एक्चुअल में, आप देखोगे ना
हमारे हमारे आप कह सकते हो भाषा सेम नहीं है हमारी, कपड़े पहनने का ढंग शायद हमारा थोड़ा बहुत अलग हो, है ना, हमारे बोलने का ढंग थोड़ा सा अलग हो, बहुत कम चीज़ें हमारे में कॉमन है। वैसे तो कॉमन सबसे ज़्यादा कॉमन हमारा देश ही हमारे लिए कॉमन है, हमारी संस्कृति हमारे लिए कॉमन है, हमारा राष्ट्रगान हमारे लिए कॉमन है, तो इसकी रिस्पेक्ट तो बनती है। ठीक है, यही हमें जोड़ के रखती है। तो ये अभी भी बता रहा हूँ मैं बच्चे, आगे भी बता रहा हूँ आपको, देश से बड़ा कुछ नहीं होता, रिस्पेक्ट देश की होनी चाहिए और यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। हम अपने मौलिक अधिकारों की तो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बट हमें मौलिक कर्तव्य भी उतनी अच्छी तरीके से निभाने चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। यानी बेसिकली जब राष्ट्र के लिए जब आज़ादी लड़ी थी, ठीक है, उससे प्रेरित जो भी उच्च आदेश थे, जैसे अहिंसा का पालन करना, खून खराबा ना करना, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का पालन करना और उनको दिल में संजोए रखना और उनकी रिस्पेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना, उसके अक्षुण्ण मतलब अक्षुण्ण रखे, अक्षुण्ण रखे इसका मतलब क्या है, उसको अखंड रखे, इसका मतलब क्या है कि भारत की एक तरह से आप कह सकते हो एकता बनाए रखना, अखंडता बढ़ाए रखना, उसके लिए अपना अपनी जो भी जान मान हो सके वो लगाने की कोशिश करना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्र रक्षा और सेवा के लिए तत्पर रहना। हमेशा अगर आपका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अगर देश की तरफ जाता है, तो अगर देश के आपके कंट्रीब्यूशन से देश का कुछ अच्छा होता है तो वो ज़रूर करना, तो ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। और नेक्स्ट है जी ओके, नेक्स्ट है कि जी कि नागरिकों के भाईचारे नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे लड़ाई हो, दंगे हो, हमेशा अच्छी बातें प्रमोट करना, भाईचारा प्रमोट करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझे और उसको बनाए रखे। मतलब जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, सबके कल्चर की रिस्पेक्ट करना, ठीक है, सबकी परंपरा की रिस्पेक्ट करना, सबको महत्व देना और उसको बनाए रखना। ठीक है, और भी है जैसे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाना, ये भी हमारा एक तरह का मौलिक कर्तव्य ही है। ठीक है, ये याद रखना कि 22वें संशोधन में ऐड हुआ था 1976 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आ सकता क्वेश्चन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारा कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। यानी हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, ये देखो, ये है हमारे मौलिक अधिकार। समानता का अधिकार, के कानून के समक्ष सबको समानता है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव आपके साथ नहीं हो सकता, ये निषेध है आपके साथ। आपको रोजगार में समान अवसर दिया जाएगा, छुआछूत का अंत होगा, उपाधियों वगैरह का अंत होगा, वीआईपी जो है कोई नहीं होगा। ठीक है, ये पहला अधिकार है। अगर मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि समानता के अधिकार के बारे में बताइए, तो आपको क्या लिखना है कि समानता का अधिकार ये कहता है कि कानून के, ये देखो, कानून के समक्ष सबको समानता होगी। ठीक है, कानून के समक्ष सबको समान, और कानून के समान सबको संरक्षण भी दिया जाएगा, समान संरक्षण दिया जाएगा, जिसमें ये बोला, और उसके बाद यही पॉइंट लिख देना। ठीक है जी, अब आ जाते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के। स्वतंत्रता के अधिकार में ये सारे के सारे बिंदु आते हैं, जैसे भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, यानी कुछ मतलब अपनी बातें बोलने का अधिकार। ठीक है, साथ में शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने का, संगठित होने का अधिकार है। कहीं भी आप शांति से इकट्ठा हो सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि दंगे करने लग जाओ आप, है ना, शांति से प्यार से इकट्ठा हो सकते हो। और भारत में कहीं भी जाने की आज़ादी है आपके पास। ओके, और भारत के किसी भी हिस्से में बसने और रहने की आज़ादी है आपके पास, स्वतंत्रता का अधिकार यही कहता है। और कोई भी जो पेशा है वो चुनने और व्यापार करने की आज़ादी है। ओके, और उसके बाद अपराधों, मैंने आपको बताया था ना, अपराधी के भी कुछ अधिकार होते हैं वो। और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार भी आप कह सकते हो कि स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर आता है। और उसके बाद जो अभियुक्त होता है, सजा पाने वाले लोगों का अधिकार, मैंने अभी अभी ऊपर आरोपी का अधिकार पढ़ा था ना, वो भी एक तरह से स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही आता है। इसमें जो ये है ना, ये वाला मैं समझा देता हूँ। ठीक है, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, ये पॉइंट मैं समझा देता हूँ आपको। वो है जी ये वाला। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये अधिकार बेसिकली ये हमारा स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर ही आता है। अनुच्छेद 21 में ये क्या कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यानी किसी भी बंदे का जीवन तभी लिया जाएगा जब कानून में उसका जीवन लेने की बात करी गई हो। मेरे कहने का मतलब ध्यान से सुनना। मान लो कोई बंदा टेररिस्ट है, आपको पता चल जाता है वो टेररिस्ट है, तो क्या आप उसको गोली मार के जान से मार सकते हो? द आंसर इज नो।
आपको लगेगा कि आपने अच्छा काम किया है, बट पुलिस वाले मतलब आप भी एक तरह से वो आप भी एक मर्डरर ही कहलाओगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो अनुच्छेद 21 है, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रमाण सिर्फ जो न्यायालय है वही ले सकता है, एक प्रक्रिया करने के द्वारा ही लिया जा सकता है, कोई भी बंदा नहीं मार सकता। देखो, अगर कोई पुलिस वाला भी इलीगल किसी पर इनकाउंटर कर देता है ना, तो पुलिस वाले पे भी केस हो जाता है, ये भी बात आप याद रखना, हमारे ऑफिसर्स पे भी केस हो जाता है। तो कोई भी बिना बात के या सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया, जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है उसके द्वारा ही किसी बंदे के प्राण लिए जा सकते हैं। ओके, चलो जी, अब आ जाती है नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, के बंधुआ मजदूरी खत्म होगी और जोखिम भरे कामों में जो बच्चे होते हैं उनको जॉब पर ना लगाना, है ना, ये सारा का सारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो तो पता ही है कि आस्था और प्रार्थना की आज़ादी हो, धार्मिक मामलों पर प्रतिबंध हो, ठीक है, प्रबंधन हो उनका, यानी धार्मिक मामलों में अपना मैनेजमेंट देखने का आपको अधिकार हो, ठीक है, किसी भी धर्म को ऊपर या नीचे ना करा गया हो, किसी भी टाइप का टैक्स वगैरह लेने की आज़ादी हो धर्म के नाम पे आप लेना चाहो तो, और कुछ शैक्षिक संस्था जो है वो धार्मिक शिक्षा के लिए आप खोल सकते हो, जैसे कि मदरसा होते हैं, गुरुद्वारे में भी पढ़ाया जाता है बच्चों को, है ना। तो ये सारा का सारा। नेक्स्ट है जी, संस्कृति और शैक्षिक अधिकार। इसका मतलब है जो अल्पसंख्यक है ना, उनको अपनी भाषा और संस्कृति को संरक्षण रखने का अधिकार है। इसका मतलब है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि बहुत एक है ना, इंडिया में भी एक जगह है जिसका नाम है चाइना टाउन, ठीक है। वहाँ पर एक्चुअल में चाइनीज़ लोग रहते हैं जो चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर कुछ ना कुछ लिखते हैं। क्या वो लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक टाइम पे वो चाइनीज़ थे, बट अब वो इंडिया में रहते हैं, उनके पास इंडिया की नागरिकता है, वो इंडियन है, तो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है उनको, ठीक है। और वो अपनी संस्कृति को बचा कर रख सकते हैं। और अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का भी अधिकार है इसमें, जैसे कि मुस्लिम आ जाते हैं, है ना, हमारे मदरसे भी इसके अंदर ही आते हैं, है ना, क्योंकि अल्पसंख्यक वो होते हैं जिनकी पॉपुलेशन कम होती है। अब देखो, इसमें भी एक दिक्कत है, हमारे ना संविधान में ये नहीं बता रखा कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है। अगर कोई 49% है तो भी वो अल्पसंख्यक है, ठीक है, और अगर कोई 0.1% है वो भी अल्प। मैं समझाता हूँ, देखो, हमारे भारत में बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी है, जैसे पारसी हो गई, ठीक है, सिख हो गई, बुद्धिस्ट हो गई, क्रिश्चियन हो गए, मुस्लिम हो गए, इन सबको एक ही माना जाता है, बट एक्चुअल में सबको एक नहीं मान सकते आप। क्यों? क्योंकि पारसियों की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, मुस्लिम की पॉपुलेशन थोड़ी सी उनसे ज़्यादा है ना, तो सबको एक ही उसमें तोल दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत है कि एक्चुअल में हमारे संविधान में ये नहीं बता रखा कि अल्पसंख्यक का मतलब क्या है, मतलब हम कितने परसेंट को अल्पसंख्यक माने, हम 10% को अल्पसंख्यक माने या 49% को अल्पसंख्यक माने, ये एक क्लियर मेंशन नहीं कर रखा। बट अभी के लिए आप 49 तक कर सकते हो, कि 49 से कम वाला, मैं ये अपने उससे बता रहा हूँ, ये संविधान में नहीं लिखा, बट शायद 49 से कम वाला है, 50 से कम जिसकी भी परसेंटेज हो वो अल्पसंख्यक ही कहलाएगा। तो अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का भी अधिकार है, इसलिए आप देखते हो जैसे मदरसे हो गए। जहाँ तक मेरे को पता है, ऑल दो मेरे को इसके बारे में पूरी अच्छे से क्लियरिटी नहीं है, बट जो गुरुकुल वगैरह होते हैं उन पर टैक्स लगते हैं जहाँ तक मेरे को पता है, ठीक है, और वो गवर्नमेंट के पास जाता है। बट जो हमारे गुरुद्वारे होते हैं और जो अपना मस्जिद होते हैं, मस्जिद के अंदर जो बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या नाम था उनका, मदरसे जो होते हैं, उन पे जहाँ तक मेरे को पता है, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, मैं ऐसे कुछ उससे नहीं बता सकता, बट टैक्स का कुछ नहीं होता, क्योंकि वो एक अल्पसंख्यकों का शैक्षिक संस्थान में आ जाता है, ठीक है। तो जो अल्पसंख्यकों के शैक्षिक संस्थान होते हैं उनको स्थापित करने की पूरी पूरी आज़ादी है। ओके, और नेक्स्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार था। बेसिकली इसी अधिकार के द्वारा हम अपने अधिकारों के उल्लंघन होने पर न्यायालय में जा सकते हैं, है ना। और हमारे जवाहरलाल, जो हमारे क्या नाम था, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने इसी को हमारे संविधान का क्या हृदय और दिल कहा था, आत्मा कहा था। चलो जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कि नीति निषेध तत्व के उद्देश्य, नीतियां को सविस्तार समझाइए। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। चलो जी, स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकार के अलावा बहुत सारे नियमों की ज़रूरत थी। ये नीति निर्देशक तत्व है, मैंने आपको बताया ना, मिड डे मील वगैरह वो इसी के अंदर आता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकार को दिए गए हैं कि जी ये करो, मिड डे मील लाओ और पेंशन वगैरह और साफ़ सफाई,
है ना, जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी इनका हनन होने पर, या अगर मान लो ऐसे नहीं है कि मिड डे मील नहीं मिला तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते, ये मैं बता ही चुका हूँ पहले, परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह किया जा सकता है, बोला जा सकता है कि जी प्लीज़ लाओ मिड डे मील या पेंशन या ये सारी की सारी चीज़ें लानी ही लानी चाहिए सरकार को। और ये सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सके करे, मतलब सरकार को इन्हें लागू करना ही चाहिए। ओके, अब ये इनके उद्देश्य ऐसा क्यों करा जाता है, नीति निर्देश तत्व को क्यों लाया गया है, ताकि लोगों का कल्याण हो, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले लोगों को, है ना। नेक्स्ट है कि जीवन स्तर को ऊंचा उठाना लोगों के, और साथ में संसाधनों का समान वितरण करना, और अंतर्राष्ट्रीय शांति में बढ़ावा देना, क्योंकि जब लोगों को, अब देखो, अब जब लोगों को खाना नहीं मिलता वो गलत काम करेंगे, है ना। तो बेसिकली खाना मिले लोगों को, खाना मिले, मिड डे मील मिले, बच्चे पढ़े आगे, है ना, और अच्छा काम करे आगे, देश को बढ़ावा मिले, देश आगे बढ़े, पूरी दुनिया में शांति रहे, क्योंकि बच्चा फिर गलत उसमें चला जाता है ना, गलत संगत में पहुंच जाता है, ठीक है, अगर उसे पढ़ाई लिखाई नहीं मिलेगी तो इसलिए ये उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति भी बनी रहती है। नीतियाँ क्या है, समान, जैसे इसमें कुछ बता रखा है, कुछ नीति निर्देश तत्व के कुछ पॉइंट बता रखे हैं क्या क्या हो सकते हैं, जैसे समान नागरिक संहिता, और मद्यपान निषेध हो गया इसके अंदर। ओके, मतलब ये सारे के सारे जो भी खाने की चीज़ें होती हैं उनको बैन करवाना ये भी नीति निर्देश तत्व में डाल रहे हैं, जो कि मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना, ये भी नीति निर्देश तत्व है, सरकार अभी करनी नहीं बट करनी चाहिए। उपयोगी पशुओं को मारने पर रोक लगाना, है ना, और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन करना। तो ये कुछ नीति निर्देश तत्व में आ रहे हैं, और ये सरकार को करने चाहिए। अभी इन पे ध्यान नहीं दे रही सरकार, ठीक है, पहला पॉइंट नहीं है, सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी अभी तक सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया, फोर्थ पे भी नहीं किया अभी तक, फिफ्थ पे भी नहीं किया। हाँ, इस पे थोड़ा सा घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है सरकार, बट मेरे को बाकियों में नहीं लगता कि सरकार ज़्यादा कुछ कर रही है। ठीक है, चलो, क्लियर हो गया आपको। ओके जी, अब आते हैं जी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है जी हमारा ऊपर की तरफ है, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, उससे लास्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पहले तो उस क्वेश्चन का मेरे को आंसर बताना, ठीक है। नीति निर्देश तत्व जो है ना, नीति निर्देश तत्व यानी मौलिक अधिकार है ना, सबसे पहले हमारे संविधान में किसने ऐड करवाया था, ये आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपने एमसीक्यू की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। और एक क्वेश्चन इसी के अंदर से पूछता हूँ, आप मेरे को बताना कि जो हमारे नैतिक कर्तव्य थे ना, वो कौन से अनुच्छेद में लिखे गए हैं। नैतिक कर्तव्य जो है ना, हमारे मौलिक कर्तव्य जिसे आप कह सकते हो नैतिक कर्तव्य, वो हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखे गए हैं, नीचे आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि आपको पता ही है, जैसे हमारे डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब चैनल है, ठीक है। जैसे कि पहले तो मेन पॉइंट स्टडी है। ओके, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है शायद, ठीक है। तो आपको पता ही है, सबसे पहले तो मेन पॉइंट स्टडी है, तो उसको आप ज्वाइन कर लेना, आप सब्सक्राइब कर लेना, कर ही लिया होगा आपने, ठीक है, क्योंकि आपको 12th में भी ज़रूरत पड़ने वाली है, 12th में भी हम साथ रहने वाले हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और बाकी मेन पॉइंट टेक वाला चैनल है, बेसिकली इसमें मैं ये बताता हूँ एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, पैसे कैसे कमा सकता है, मैं दिखा भी देता हूँ। जैसे मेन पॉइंट टेक का चैनल है, ठीक है, आप देख सकते हो इस पर कौन कौन सी वीडियो है, कि आप एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो फ़ोन पे, दूसरे की वीडियो कॉपी करके कैसे अर्न कर सकते हो, ठीक है। मेरी मंथली अर्निंग मैंने बताई है, साथ में मेरी पहली बार अर्निंग कितनी आई थी वो मैंने बताया है, ठीक है। आप क्या कहते हैं, यूट्यूब एसईओ के बारे में, साथ में मैंने ये भी बताया था, ये देखो लैपटॉप से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, फ़ोन से एनिमेशन वीडियो कैसे बना सकते हो, ये सारी की वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, वेबसाइट से कितनी अर्निंग होती है, ये मैं सारी की सारी चीज़ें बताते रहता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ ही में हमारा एक व्लॉगिंग चैनल भी है, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ये गेमिंग चैनल है। और बाकी मेन पॉइंट स्टडी को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं जी लास्ट क्वेश्चन पे, निवारक नज़रबंदी क्या है, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्वतंत्रता का अधिकार बताया था, याद होगा आपको। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने क्या पढ़ा था, कि कोई भी बंदा आपको, मतलब कोई भी पुलिस वाला बिना आपको वारंट दिखाए आ, पकड़ के नहीं ले जा सकता, बट एक निवारक नज़रबंदी भी होता है। देखो, निवारक नज़रबंदी क्या होता है, पहले तो मैं डेफिनेशन रीड करवा देता हूँ, क्योंकि आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन रीड करते ही। आ, चलो, इसमें नहीं है, ये मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर है निवारक नज़रबंदी, यहाँ पर लिखा होगा। निवारक नज़रबंदी क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, आपके दिमाग में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, तभी मैं एक एक मार्क्स की भी सारी चीज़ें क्लियर करवा रहा हूँ आपको, निवारक नज़रबंदी क्या है। और बाकी इसके भी ये भी क्वेश्चन कर सकते हो आप, बाकी इसमें से मैक्सिमम चीज़ें हो चुकी है, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
निवारक नज़रबंदी 16। चलो ये रहा, देखो, किसी व्यक्ति को इस आकांक्षा के आधार पर गिरफ्तार करना कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है, इसे निवारक नज़रबंदी कहते हैं। निवारक नज़रबंदी का क्या मतलब है? जैसे लेट्स अज्यूम, मैं समझाता हूँ। मान लो पाकिस्तान से कोई बंदा आया, सरकार को पूरा शक है कि जी बंदा ये टेररिस्ट है, ये बम फोड़ेगा यहाँ पर। तो क्या सरकार उसको उसको अभी तक उसने फोड़ा नहीं है बम, बट सरकार को लग रहा है, हमारे जो भी डिफेंस है उनको लग रहा है, ठीक है, हमारी जो भी सीबीआई है या जो भी एनआईए है, उनको लग रहा है कि ये फोड़ेगा पक्का, ये इसी मकसद से आया है। तो अभी फोड़ा नहीं है, बट फोड़ सकता है। तो अभी तक फोड़ा नहीं है तो उसने कोई क्राइम तो करा नहीं, है ना। बट अगर फोड़ दिया तो फिर लोगों के मरने पे फिर तो बेवकूफ़ी होगी, हम रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए ना एक निवारक नज़रबंदी बनाया गया है। तो वैसे तो सरकार किसी भी बंदे का स्वतंत्रता का हनन नहीं कर सकती, परंतु इस स्पेशल केस में जब लगे सरकार को कि सुरक्षा की हानि हो सकती है, इससे लोगों की मौत हो सकती है, ये कोई गैर कानूनी कार्य कर सकता है, तो उसके होने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाता है। 3 महीने तक आप उसे जेल में रख सकते हो, उसके बाद उसे दोबारा न्यायालय के सामने पेश करना पड़ता है और फिर न्यायालय बताती है कि इसको आगे भी रखना है या छोड़ना है। ठीक है, समझ आ गया? इसी चीज़ को कहते हैं निवारक नज़रबंदी। अब है ना, एक और अनुच्छेद है, ये 16A भी सुन लो। ठीक है, देखो अभी अभी मैंने बताया था आपको, जब हमने चैप्टर पढ़ा स्टार्टिंग में, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार क्या कहता है? कि सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, लिंग जाति वगैरह के नाम पे या भेदभाव नहीं होना चाहिए। बट एक आपने सुना होगा एक वर्ड, रिजर्वेशन। ठीक है, रिजर्वेशन या कोटा वगैरह सुना होगा आपने, रिजर्वेशन या कोटा वगैरह सुना होगा कि कोटा वगैरह दिया जाता है एससी वाले बच्चों को, एसटी वाले बच्चों को। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, कुछ बच्चे बोलते हैं कि, या कुछ लोग बोलते हैं कि सर फिर ये जो दिया जाता है, कोटा दिया जाता है एससी एसटी वाले बच्चों को, ये तो समानता समानता के अधिकार का हनन है, क्योंकि ये उन बच्चों को मिल रहा है, बाकी बच्चों को नहीं मिल रहा। एक्चुअल में नहीं, ये समानता का हनन नहीं है बच्चे, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, समानता का मतलब ये नहीं होता कि सबको समान देना। समानता का ये मतलब होता है कि सबको समानता के समान लेवल पे लाना। मैं समझाता हूँ आपको। मान लो कि अच्छा ओके, ये तो बड़ा इजी एग्जांपल, आप समझ जाओगे। आपका आप क्लास में मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसको देखने में प्रॉब्लम होती है, बच्चा उसका विजन बहुत ख़राब है उस बच्चे का। तो आपका मान लो 80 नंबर का पेपर आता है बड़ा सा, उसका आता है 30 नंबर का पेपर। ठीक है, आप बोलते हो कि ये जी भेदभाव हो रहा है, उसको 30 नंबर का दे दिया, हमको 80 नंबर का पेपर दे दिया। बट आप ध्यान से देखो, ये भेदभाव नहीं है। एक्चुअल में उसके लिए 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर करना भी बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, आपके 80 नंबर के पेपर, जितना आप 80 नंबर पे दिमाग लगाओगे उतना ही वो 30 नंबर पे दिमाग लगाएगा। तो एक्चुअल में समानता का मतलब ये नहीं होता कि सबको समान बांटना। समानता का मतलब ये होता है कि सबको समान लेवल पे लाना। तो एक्चुअल में सरकार जो है, जब एससी और एसटी की हेल्प करते हैं ना, तो वो उनको समान लेवल पे लाना चाहते हैं, क्योंकि एक टाइम पे उनके साथ बहुत भेदभाव हुआ था, जिसकी वजह से आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं एससी और एसटी में जिनकी फाइनेंशियल हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, वीक है। तो उनको अच्छे लेवल पे लाने के लिए सरकार जो है वो उनको रिजर्वेशन देती है। आप देखो यही बात लिखी हुई है अनुच्छेद 16(4) में, कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पद में आरक्षण व प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। इसका मतलब है कि अगर किसी राज्य सरकार को लगता है कि उनकी सरकार में जो है, या उनके ऑफिसर में, ऑफिस वगैरह में जितने भी हैं पूरे उसके इनके स्टेट में, कोई भी बच्चा जो है वो आदिवासी नहीं है, या कोई भी एससी या एसटी कम्युनिटी का नहीं है, कोई भी ओबीसी नहीं है, तो जो सरकार है वो रिजर्वेशन दे सकती है इन कैटेगरी के बच्चों को, ताकि उनको भी आगे मौका मिले। ठीक है, समझ आ गया बेसिकली आपको? तो ये रिजर्वेशन गलत नहीं होती। कुछ बच्चे गलत मानते हैं। देखो हाँ, ये बात सही है। देखो एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा इसमें, कि कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत अच्छा खासा पैसा होता है, मर्सिडीज़ में उतरते हैं और बोलते हैं कि जी रिजर्वेशन चाहिए, तो ये भी गलत है ना। बट हाँ, जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर मिलनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो जी, बाकी आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया हो। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आपको बता दूं, चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं पहले ही बना चुका हूँ। बाकी मैं इसके जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन होंगे ना, उसके अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है,
तो उसको भी देखना मत भूलना, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, बाकी जितने भी चैनल हैं सबको सब्सक्राइब कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट टेक का ही चैनल है, बेसिकली इस पर मैं यही बताता हूँ कि एक स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है, तो इसको देखना मत भूलना, ठीक है। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।